साथियों, एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 7 के पाठ 4 वायु के सारांश वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम वायु चैप्टर का सारांश देखेंगे और यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको जो है वायुमंडल का संगठन ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें वायुमंडल के संगठन में तो आपको जो है ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वायु में पाया जाता है, कितना 78%, और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है 21% और 21%, और तीसरे नंबर पे आर्गन है। ध्यान रखिएगा, तीसरे नंबर पे आर्गन है 0.93%, ये भी पूछा गया है। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो टॉप 4 अगर देखें तो पहले पे नाइट्रोजन है, दूसरे पे ऑक्सीजन है, तीसरे पे आर्गन है और चौथे पे जो है CO2 है। तो ध्यान रखिएगा। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस पैदा करती है, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता। तो ध्यान रखिएगा, -18 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता पृथ्वी का अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी वजह से जो है एक मतलब जो वायुमंडल है वो गर्म रहता है। फिर है किंतु जब कारखाने एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब यह ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिससे भूमंडलीय तापन कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। यानी जब प्रदूषण जैसे तरीक़ों से जब CO2 का जो है वो बढ़ता है, कहाँ पे स्तर बढ़ता है वायुमंडल में, तब यह जो है ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ा देता है और इसी को हम भूमंडलीय तापन, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इसको कहते हैं। और इसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ़ पिघलती है, जिसको ग्लेशियर्स, हिमनद वगैरह कहते हैं। और इसके अलावा जो है इसके वजह से, बर्फ़ पिघलने की वजह से जो है परिणाम स्वरूप समुद्र जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। इसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण गैस है जिसकी वजह से यह फैल रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात किया जाए तो नाइट्रोजन जो वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं, फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। हमने नाइट्रोजन चक्र के बारे में भी पढ़ा है साइंस में। और पौधों की बात करें तो सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन को लेकर उसका स्वरूप बदल देते हैं। हमने बात किया था कि जो नाइट्रोजन होता है वो उसको हम नाइट्रेट के फॉर्म में जो है नाइट्रेट NO3-, तो नाइट्रेट के फॉर्म में जो है नाइट्रेट के रूप में मृदा और पौधे उसको लेते हैं। और जो जीवाणु होते हैं, कौन से जीवाणु जो है वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, तो ऐसे जीवाणु को हमने बात किया था राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम, ये ध्यान रखिएगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। फिर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यह भी महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। इससे यह संतुलन बना रहता है, परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है, क्योंकि जो आपका कोयला, खनिज तेल ईंधन होते हैं ये सब क्या करते हैं, CO2 निकालते हैं। तो CO2 का उत्सर्जन भारी मात्रा में होता है। ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु दोनों को प्रभावित करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें तो वायुमंडल हमारा जो है 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। और पृथ्वी की सतह से सबसे नीचे हम देखेंगे तो क्षोभ मंडल आएगा, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल आएगा, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल आएगा, मध्य मंडल के ऊपर बाह्य वायुमंडल आएगा, फिर बहिर्मंडल आएगा। अगर हम यहाँ पे पहले चित्र देख लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ क्षोभ मंडल है और क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल है, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल है, फिर बाह्य वायुमंडल है, उसके बाद फिर बहिर्मंडल है। और आप देख पा रहे हैं कि जो क्षोभ मंडल है ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और सबसे निचली परत है ये। तो ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम समझते हैं। क्षोभ मंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। तो सबसे महत्वपूर्ण परत है, ध्यान रखिएगा। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, तो ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। तो वायु जो हम सांस लेते हैं इसी मंडल में लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, ध्यान रखिएगा, इसीलिए महत्वपूर्ण है। वर्षा, कोहरा और ओलावर्षण सब इसी के अंदर होता है। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य मौसम घटनाएं इसी जो है क्षोभ मंडल के अंदर होती हैं। तो ध्यान रखिएगा। फिर है समताप मंडल,
समताप मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। ये भी पूछा गया था प्रश्न। या परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। तो यहाँ पे बादल नहीं पाए जाते, ध्यान रखिएगा। तो बादलों से और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है। इसके कारण यहाँ की परिस्थितियाँ जो होती है वो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्शपूर्ण होती है। तो यह भी प्रश्न पूछा गया था कि वायुयान जो है किस मंडल में उड़ते हैं। तो वायुयान जो है, ध्यान रखिएगा, समताप मंडल में उड़ते हैं। इसके अलावा समताप मंडल की और महत्वपूर्ण विशेषता है वह क्या है कि समताप मंडल जो है इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो ओजोन गैस जो है पृथ्वी से, मतलब सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसें जिनको यूवी रेस कहते हैं, ठीक है, तो उनसे हमारी रक्षा करती है। फिर मध्य मंडल की बात करें तो मध्य मंडल जो है तीसरी परत है, या समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। तो ध्यान रखिएगा 50 से 80। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आके जल जाते हैं। तो ये फैक्ट ध्यान रखिएगा कि मध्य मंडल में जो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जो है इस परत में आके जल जाते हैं। फिर बाह्य वायुमंडल की बात करें तो बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ बाह्य वायुमंडल में ध्यान रखिएगा, बाह्य वायुमंडल में 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए जो है इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बहिर्मंडल की बात करें तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम बहिर्मंडल कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं। और जब वायु की पतली परत होती है, हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो ध्यान रखिएगा ये। और अगर हम बात करें सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, जो प्रश्न पूछा गया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है -80 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर यहाँ पे मध्य मंडल में चला जाता है, घट रहा, ठीक है। और तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और आप ये ध्यान रखिएगा कि क्षोभ मंडल, फिर क्षोभ मंडल के बाद क्षोभ सीमा आएगा, और क्षोभ सीमा के बाद जो है फिर समताप मंडल शुरू हो जाएगा, फिर समताप मंडल हो गया, और फिर जो है यहाँ पे समताप सीमा आ गया। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि जो ओजोन परत है वो किस सीमा, मतलब किस किलोमीटर से किस किलोमीटर रेंज के बीच में पाई जाती है। यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है। फिर आते हैं और मध्य सीमा जो है, ध्यान रखें यहाँ पे, तो सबसे कम टेम्परेचर यहीं पे होता है। तो मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल होता है, -80 डिग्री सेल्सियस तक, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब हम फिर यहाँ से देखेंगे धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार बहिर्मंडल कह सकते हैं, बाह्य वायुमंडल या बहिर्मंडल, ये सबसे गर्म होता है, और बहिर्मंडल जो सबसे पतली परत होती है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं आतपन पे। आतपन क्या है जान लेते हैं। तो आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। इंसोलेशन इंग्लिश में बोला जाता है, इंसोलेशन इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो भी सूर्य की ऊर्जा आती है जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। आतपन सूर्यातप, जिसको सूर्यातप भी कहते हैं, कि मात्रा भूमध्य रेखाओं से ध्रुवों की ओर घटती है। तो ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा सूर्यातप होता है, आतपन होता है, उसके बाद फिर ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो ध्रुव है काफ़ी ठंडे होते हैं भूमध्य रेखा के मुकाबले। और यहाँ पे आपको जो है कुछ मौसम की जानकारी के लिए यंत्र दिए गए हैं। तो तापमापी, ध्यान रखिएगा, तापमापी से हम क्या करते हैं, तो तापमान मापते हैं। वायुदाब मापी से वायुदाब मापा जाता है, जिसको हम बैरोमीटर बोलते हैं, बैरोमीटर। फिर है वर्षा मापी से हम वर्षा की मात्रा मापते हैं। और फिर वात दिग्दर्शी, पवन की दिशा दर्शाता है। फिर आगे एक फैक्ट दिया गया है, तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है, और इसका आविष्कार जो एंडर्स सेल्सियस ने किया था। तो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ये आपको पता भी है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक फैक्ट और भी इंपॉर्टेंट है, चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ पर वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से अंतरिक्ष हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त सिराएं फट सकती हैं। तो इससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, चांद पे जो है वायु नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे वायुदाब के बारे में बताया गया। तो वायुदाब को हम थोड़ा देख लेते हैं, एयर प्रेशर जिसको बोलते हैं। और अगर हम बात करें तो वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। या इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, ठीक है। और यह प्रश्न पूछा गया है कि हमारे शरीर पर जो वायु उच्च दाब लगाती है, बल लगाती है, और हम इसका अनुभव क्यों नहीं करते हैं। तो यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। फिर पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है।
वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। तो ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर जो दाब होता है वो तेजी से गिरने लगता है। ये भी प्रश्न पूछा गया था। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, तो समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। तो ध्यान रखिएगा ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। फिर आपको आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो ध्यान रखना तो हमने बता दिया आपको। फिर कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप या भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। तो ध्यान रखिएगा जो भारी ठंडी वायु होगी वो भारी होती है, वो हाई प्रेशर बनाती है। और उच्च दाब के कारण जहाँ उच्च दाब होगा स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है, तो ध्यान रखिएगा। और वायु सदैव हमेशा जो है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है पवनों के बारे में आपको बताया गया है। जैसे कुछ अस्थायी पवनें होती हैं। अस्थायी पवनें किनको बोलते हैं? तो व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें के उदाहरण है। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। कुछ मौसमी पवनें होती हैं या पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। जैसे उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। तो अस्थायी पवनों का उदाहरण ध्यान रखिएगा, मानसूनी पवनों का उदाहरण ध्यान रखिएगा। तो भारत में जो है मानसूनी पवनें दो प्रकार से रहती हैं। अगर हम देखें तो एक होता है साउथ वेस्ट मानसून और एक होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो दो प्रकार की होती हैं। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। और इसके अलावा आप उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन जिसको लू कहते हैं, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो उत्तर भारत में गर्मियों में जो गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन चलती है उसको हम लू कहते हैं, जो क्षैतिज रूप से बहती है और काफ़ी ज़्यादा हानिकारक भी होती है। और यहाँ पे हम देखें तो भूमध्य रेखीय ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है। ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये आपका मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा लगभग 66.5 डिग्री जिसको हम अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। और यहाँ पे आएगा आपका 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको हम आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। तो ऊपर आर्कटिक वृत्त है, नीचे अंटार्कटिक वृत्त है। फिर यहाँ 90 डिग्री दक्षिण है और ऊपर उत्तर जो है 90 डिग्री उत्तर है जिसको हम उत्तर ध्रुव और नीचे दक्षिण ध्रुव बोलते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो जो भूमध्य रेखीय होता है, तो भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र होता है ये आपका जो है 0 से जो है 5 डिग्री 10 डिग्री तक मान लीजिए, 0 से 5 डिग्री मान लीजिए ऊपर और 0 से 5 नीचे मान लीजिए। तो ये जो है 0 से 10 मान लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। तो 0 से 10 डिग्री उत्तर और 0 से 10 डिग्री दक्षिण तक, ठीक है। तो ये जो है भूमध्य रेखीय निम्न दाब का क्षेत्र होता है। निम्न दाब का मतलब होता है कि यहाँ पे वायु काफ़ी गर्म होती है। और गर्म क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे सूर्यातप सबसे ज़्यादा होता है। गर्म जो सूर्य की जो कह सकते हैं जो वर्टिकल रेज हैं, ऊर्ध्वाधर किरणें यहाँ पे सबसे ज़्यादा पड़ती हैं। और यह भूमध्य रेखीय निम्न दाब का क्षेत्र होता है और इसको हम डोलड्रम बोलते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है कि डोलड्रम किसको बोलते हैं? तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब को हम डोलड्रम बोलते हैं। और यहाँ पे जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, ध्यान रखिएगा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और साथ में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें यहाँ आके मिलती हैं, इसीलिए हम इसको ITCZ भी बोलते हैं। ITCZ भी बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जो आपका 30 से 35 डिग्री का अक्षांश होता है उसको हम उपोष्ण उच्च दाब अक्षांश बोलते हैं या हॉर्स लेटीट्यूड बोलते हैं, हॉर्स अक्षांश बोलते हैं। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है कि उपोष्ण उच्च दाब या हॉर्स अक्षांश जो है किसको कहते हैं? तो 30 से 35, ध्यान रखिएगा 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम हॉर्स अक्षांश कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और बाकी और उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी हमने आपको जो है प्रेशर जो बेल्ट्स हैं कटिबंध हमने आपको पढ़ा दिया था भूगोल की कक्षा में। फिर आते हैं चक्रवात पे। तो चक्रवात आपको ये सब पुराने वाले इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रश्न जो पूछा जाता है वो नए से पूछा जाता है। उसके बाद फिर आते हैं आर्द्रता पे। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों में वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि वायु में किसी भी समय जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसको आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तब उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। और फिर आधे दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय भी लगता है, ये हमें पता ही है, ठीक है। अब मेन बात पे आते हैं। तो जलवाष्प जब ऊपर उठता है, तो ध्यान रखिएगा जलवाष्प जब ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें भारी हो जाती है तो वायु में तैर ना सके तभी वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पद चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में संघनित नमी कुछ देर में एक पथ के रूप में दिखाई देने लगती है, जो आपने देखा भी होगा। तो पृथ्वी के जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। तो जल के रूप में वर्षा होती है वर्षण वर्षा कहते हैं। और ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। तो जो भौम जल होता है वो वर्षा जल से प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है।
और क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। तो ध्यान रखिएगा, जो संवहनीय वर्षा होती है वो विषुवतीय क्षेत्र में विषुवतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती, सर्वाधिक होती है। जो 0 से 10 डिग्री का वाला क्षेत्र रहता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा संवहनीय वर्षा होती है। और अगर पर्वतीय वर्षा की बात करें तो ये पश्चिमी घाट में होती है। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट में अच्छी खासी वर्षा होती है। और जो चक्रवातीय वर्षा होती है, चक्रवातीय वर्षा कहाँ होती है, तो ये कोरोमंडल तट पर। ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो कोरोमंडल तट पे जो है, जो तमिलनाडु का पार्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चक्रवातीय वर्षा होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, पौधों तथा ये सब बताया गया। बाकी अब आते हैं वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम वृष्टि और ओला है। तो ये भी आपको पता ही है, तो इसमें कोई बहुत विशेष नहीं है। अब प्रश्न पे आ जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो ओजोन गैस बचाती है। और ये कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में। फिर वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी? तो क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण परत है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मौसमी घटनाएं है वो यहीं पे होती हैं। फिर वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? तो समताप मंडल बादल विहीन है, और इसी के कारण इसमें जो है वायुयान उड़ते हैं। फिर वायुमंडल की परतों में जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो वायुदाब घटता है, हमने देखा इसको। फिर जब वृष्टि तरल रूप से पृथ्वी पर आती है तो हमें वर्षा कहते हैं। तो आपका यहाँ चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।